हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द करंट अफेयर सेशन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, लचित भरपूकन इन्फ्लिक्टेड क्रशिंग डिफीट ऑन मुगल्स इन द बैटल ऑफ सराय घाट 1671। ही बिलोंग टू विच किंगडम? वो कौन से किंगडम से ताल्लुक रखते थे? महाराष्ट्र किंगडम, मॉन किंगडम, अहोम किंगडम या फिर पाल किंगडम? सो बच्चों, ही बिलोंग टू अहोम किंगडम। वो अहोम किंगडम से बिलोंग करते थे। अहोम किंगडम कहाँ का हो गया? असम, राइट? असम का किंगडम। इन्होंने ये लड़ाई लड़ रहे थे, ये सोल्जर थे। ही वॉज द जनरल इन द आर्मी ऑफ अहोम। वो अहोम आर्मी में जनरल थे। ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल्स। और मुगल की तरफ से कौन लड़ रहा था? मुगल की तरफ से लड़ रहा था औरंगजेब। औरंगजेब तो हम सब जानते हैं कैसा रूलर था। औरंगजेब के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुगल एम्पायर में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे एक्सपेंशन था वो औरंगजेब के टाइम पे था। औरंगजेब ने इतनी ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर कर रखी थी, बट स्टिल ही फेल्ड टू कैप्चर द टेरिटरी ऑफ अहोम किंगडम। अहोम किंगडम की जो टेरिटरी थी वो कैप्चर नहीं कर पाया था। वो जो लड़ाई थी बैटल ऑफ सराय घाट 1671, तो वो आज तक की वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग बैटल्स में से है। बहुत सारे लोग जो है वो उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि कैसे मुगल एम्पायर जैसे इतने बड़े एम्पायर, इतनी बड़ी आर्मी के अगेंस्ट अहोम किंगडम अगर आप देखोगे तो एज कंपेयर टू मुगल एम्पायर बहुत ही छोटा था, बट स्टिल दे फॉट द बैटल एंड दे वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which year has been declared as the International Year of Millet by United Nations? United Nations ने कौन से साल को मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर कर दिया है? सो बच्चों 2024, 2025, 2023 या फिर 2022? सो 2023 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ मिलेट। ठीक है, मिलेट क्या होता है? जैसे हमारा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, नाचनी हो गया, ये सब क्या है? ये हमारे मिलेट्स हैं। मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का। तो उसको जो है 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो 2023 को डिक्लेयर कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ग्लोबली मिलेट का जो प्रोडक्शन है वो राइज होगा, डिमांड भी राइज होगी और उसकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। तो इससे क्या प्रमोट होगा? हेल्थ। ठीक है, हेल्थ तो डायरेक्टली तो हेल्थ होगी, बट ट्रेड भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा। फिर उससे कई सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे बिस्किट्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के स्नैक्स आपको मिल जाएंगे। सो इट बूस्ट द प्रोडक्शन बेसिकली और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जॉइंट HADR Hadar exercise Samanvay 2022 is related to military exercise, naval exercise, disaster management exercise और Air Force exercise. So बच्चों ये क्या है? तो बच्चों ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। यहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते हैं और शो करते हैं, कंट्री जो है वो शो करती है कि उसके पास क्या असेट्स हैं, कितने असेट्स हैं जो कि वो यूज़ कर सकती है डिज़ास्टर मैनेज करने के लिए। कोई भी डिज़ास्टर अगर अकर होता है तो कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करे जाएंगे? जैसे एक्सरसाइज में क्या होता है, अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है किसी भी कंट्री के बीच में, तो क्या होता है कि शो करते हैं कि हमारे पास इस तरीके के एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास उस तरीके के एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो इससे क्या होता है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंक्रीज़ होता है, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ होता है, एक्सचेंज ऑफ स्किल भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है और एक ट्रस्ट भी क्रिएट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। इसको हम बोलते हैं एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिज़ास्टर रिलीफ। HADR का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ समन्वय 2022। 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसको कंडक्ट करवाया जाएगा एयरफोर्स स्टेशन आगरा में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथन was
हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था? जो हैकथन हुआ है इंडिया और अफ्रीका का, सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और गुजरात. सो बच्चों, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी. गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में ये हैकथन ऑर्गेनाइज किया गया था. और हमने यहाँ पर इंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन तो बढ़ता ही है बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, अफ्रीकन स्टूडेंट्स एंड इंडियन स्टूडेंट्स, बिकॉज आज के टाइम पे क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज so that both the countries could develop, right? So हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? हमने यहाँ पे डिस्कस किया the indigenous the problems that we face और indigenous and out of the box strategies to develop, कैसे हम strategies develop कर सकते हैं to tackle the problems faced by mankind. कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में था आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस कहाँ पर हुआ? इट वॉज हेल्ड इन गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, आगरा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली मीजल्स आउटब्रेक हिट मुंबई. मीजल्स आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन. कौन सा इन्फेक्शन होता है ये? इट इज़ कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस और वायरस? किससे ये कॉज होता है? सो बच्चों, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस. सो इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. ये वायरल इन्फेक्शन है और जो ह्यूमंस है दे आर द ओनली होस्ट ऑफ द मीजल्स. मीजल्स एंड मम्स जो है वो एक तरीके की डिजीज़ होती है. तो मीजल्स में क्या होता है, आपके बॉडी में ना रेड रेड से रैशेस पड़ जाते हैं. इस तरीके के रैशेस पड़ जाते हैं बच्चों के पूरी बॉडी में और बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं. प्लस इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो. बीच में ये केसेस जो थे वो कम हो गए थे क्योंकि जो वैक्सीन है 1963 में आ चुकी थी और बच्चों को वैक्सीनेशन लगती थी. बट क्योंकि फिर लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा लापरवाह कह सकते हो, दे बिकेम केयरलेस अबाउट दिस मीजल्स एंड मम्स. फिर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं प्रॉपर कराई. गवर्नमेंट ने भी ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए क्योंकि हमें लगा कि मीजल्स जो है वो ख़त्म हो चुका है. बट नहीं, अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो थोड़े बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और इंडिया में तो केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ ही रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड विद द मीजल्स वैक्सीन. मीजल्स जो है वो इट इज़ कॉज्ड बाय द सिंगल स्ट्रैंड एलोप्ड RNA वायरस विद वन स्टीरियोटाइप. इट इज़ अ मेंबर ऑफ, ये मेंबर है मोरबिली वायरस का और फैमिली है इसकी पैरामॉक्सोवायरेड फैमिली. ये इसकी वायरस की फैमिली. सो इसमें आपको इतना इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये याद होना चाहिए कि इट इज़ कॉज्ड बाय विच इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस और वेदर बाय बैक्टीरिया और बाय फंगस और बाय प्रोटोजोआ. ऐसे 4 ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे तो यू शुड रिमेंबर कि ये वायरस की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड global high level conference on antimicrobial resistance was held in which country? कौन से कंट्री में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉन्फ्रेंस हुई? इजिप्ट, ओमान, यमन और UAE. इसको कंडक्ट करवाया गया ओमान में. ओमान में ये कॉन्फ्रेंस हुई है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. इसका बेसिकली मतलब क्या है? जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं, आपने सुना COVID-19, ठीक है, फिर आपने डेल्टा वर्जन सुना, फिर आपने अल्फा वर्जन सुना. तो जब हमने इतने सारे वर्जन सुने तो हमें समझ में आया कि वायरस क्या करता है, वायरस म्यूटेट करता है. वायरस जो है वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है. फिर उस पर पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर इंजेक्शन या वैक्सीन हम कह सकते हैं वो असर नहीं करती. राइट. ये एक तरीके का पेंडेमिक है. ठीक है, ये एक तरीके का पेंडेमिक है कि लोग जो है ना वो रेजिस्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम डिजीज़ कॉजिंग वायरसेस हैं जो कि जो वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहे हैं. अब रेजिस्टेंस डेवलप करने से क्या हो रहा है कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो हम पे इट्स नॉट वर्किंग. ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर दवाई काम नहीं करेगी तो क्या होगा, इवेंचुअली और अल्टीमेटली इट विल लीड टू
death, right? So this conference was held in Oman और इसका थीम क्या था? थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, द AMR पेंडेमिक फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन। पॉलिसी भी बनानी है और क्या, एक तरीके का एक्शन लेना। वन हेल्थ एक्शन का मतलब एकजुट होके एक तरीके से आपको सोल्यूशन जो है वो निकालना है। इससे पहले कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? 2014 और 2019 में हुई थी नीदरलैंड्स में। आगे कॉन्फ्रेंस होगी 2024 में, जनरल असेंबली जो है वो वहाँ के लोग जो है वो मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती परवीन पवार, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। शी इज़ दी डॉक्टर प्रवीण पवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मलेशियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। अभी मलेशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं और कल उन्होंने शपथ भी ले ली है। उनका नाम क्या है? अनवर इब्राहिम, तुनको अब्दुल रहमान, इस्माइल साबरी, जोको विदोदो। जल्दी बताएं बच्चों। जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना मलेशिया के, उनका नाम है अनवर इब्राहिम। ठीक है, अनवर इब्राहिम 2022। ठीक है, 2022। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे इस्माइल साबरी। ही वॉज द फॉर्मर PM ऑफ मलेशिया। देन जोको विदोदो कौन है? ये हैं PM ऑफ इंडोनेशिया। ये हैं इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री। तुनको अब्दुल रहमान, ये जो है ना, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे किस, कहाँ के? मलेशिया के। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। अब मलेशिया की हमने बात कर ली है, तो फिर बात कर रहे थे कि मलेशिया में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है। तो वहाँ पर मोनार्की है। ठीक है, आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन भी है प्लस मोनार्की भी है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुलालमपुर, है ना, कैपिटल है कुलालमपुर और करेंसी है उसकी मलेशियन रिंगित। तो अगर आप कभी पढ़ोगे ना तो कुलालमपुर नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है टेरिटरी ऑफ कुलालमपुर। तो इस वजह से ऐसे लिखा जाता है, टेरिटरी ऑफ कुलालमपुर इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया। तो आपको पता होना चाहिए मलेशिया में कौन सा सिस्टम है? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, प्लस वहाँ का जो करेंसी है वो क्या है? करेंसी है इज़ मलेशियन रिंगित, और कैपिटल क्या है? कैपिटल है कुलालमपुर। फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस ईयर इंडिया सेलिब्रेटेड 100 years ऑफ डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो। एक सेंचुरी हो चुका है हमें मोहनजोदारो को डिस्कवर करे हुए। मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय, उनकी मोहनजोदारो की जो खोज है वो किसने करी थी? राय बहादुर दयाराम साहनी, श्री अमरेंद्र नाथ, रखलदास बैनर्जी, SR राव। जल्दी बताइए बच्चों। इसकी खोज करी थी रखलदास बैनर्जी ने। ठीक है, रखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। अब हम बात करते हैं कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कौन सी साइट डिस्कवर करी थी? इन्होंने डिस्कवर करी थी हड़प्पा। इन्होंने हड़प्पा में एक्सकवेशंस भी करे हैं, बहुत सारे इन्होंने रिसर्च करी है। रखलदास बैनर्जी मैंने आपको बता दिया, दयाराम साहनी बता दिया, अमरेंद्र नाथ, ये बताइए इन्होंने कौन सी साइट को डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था राखी गढ़ी को। किसको डिस्कवर किया था? राखी गढ़ी को। SR राव ने लोथल पे इन्होंने काम किया था और लोथल को उन्होंने डिस्कवर किया था। लोथल क्या है? एक पोर्ट सिटी है। मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, ये सब आपने सुना होगा ना, सिविलाइजेशंस का नाम होता है ये। अलग अलग सिविलाइजेशन की अलग अलग सिटीज़ हमें इंडिया में, कुछ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। उनमें से ही कुछ साइट हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, राखी गढ़ी हो गया, लोथल हो गया। तो ये सारे जो साइट्स हैं वो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हो उन्होंने डिस्कवर करी है और उन्होंने इस पर काम किया है। सो मैंने आपको बता दिया, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आपके आगे काम आएगा। बिकॉज जो भी साइट जो रहती हैं न्यूज़ में रहती हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है? उनमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक तो वहाँ पर सबसे यूनिक
सबसे यूनिक चीज़ क्या मिली वहाँ पर, ठीक है, कौन सी रिवर के वो पास हैं, ठीक है, कौन से रिवर के पास है। अब जैसे यूनिक चीज़ लोथल के बारे में क्या है कि वो बहुत बड़ी पोर्ट सिटी है ना। कालीबंगन के बारे में यूनिक क्या है, कालीबंगन के बारे में यूनिक ये है कि वहाँ पर बैंगल्स मैन्युफैक्चर करी जाती थी। तो ऐसे जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which state has topped the list of states with grid interactive renewable power capacity? क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है कि इंस्टॉल्ड, ठीक है, तमिलनाडु की है, केरला की है, गुजरात की है या फिर कर्नाटका की है, जल्दी बताइए। कर्नाटका की है, वेरी गुड। कर्नाटका की जो रिन्यूएबल इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। 2014 की बात करें तो फिर इट वाज अराउंड समथिंग 3000 मेगावाट, बट अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी के जो कर्नाटका की रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो है 15,463 मेगावाट्स। 2014 में कितनी थी, 3,985 मेगावाट, अराउंड समवेयर अबाउट दी 4,000 मेगावाट। बट इसमें कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बायो पावर, सोलर पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी, विंड पावर, ये सारे जो पावर प्लांट्स हैं इन सबसे रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाती है कर्नाटका में। कर्नाटका स्टैंड्स एट द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन किसकी है, सेकंड पोजीशन है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कितनी कैपेसिटी है, 15,225 मेगावाट, बस ज़रा सा ही पीछे है वो कर्नाटका से। उसके बाद किसकी है, उसके बाद है गुजरात की। गुजरात की कितनी कैपेसिटी है, 13,153 मेगावाट। पिछले हमने 7-8 सालों में, लगभग कह सकते हो 8 सालों में हमने ये डिफरेंस जो है वो देखा है। आगे 2014 की बात करें तो उस टाइम पे उतना क्रेज़ नहीं था, उस टाइम पे उतना इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे थे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम ज़्यादा फोकस करें। बट हमने पिछले 8 सालों में देखा, 8-10 सालों में कि जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि 2014 में कर्नाटका की कैपेसिटी क्या थी, अराउंड समवेयर अराउंड 4,000। आज के टाइम पे कितनी है, इट इज़ अराउंड 15,000, which is a huge number, 15.5 megawatt, 15,463 megawatt to be precise। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जो प्राइज है वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। Who has been conferred with the UNESCO मदनजीत सिंह प्राइज 2022? ये प्राइज किसको दिया गया है, फ्रैंका माही, सुलेम योंग, फ्लेक्सी, मिस मेनन बारब्यू, इब्राहिम अग, इकबाल तंत। सो बच्चों ये प्राइज दिया गया है फ्रैंका माही सुलेमान योंग। ये एक एनजीओ की प्रेसिडेंट है और अफ्रीका से बिलोंग करती है। एनजीओ की प्रेसिडेंट, कौन सा एनजीओ, एफ्रोगिवनेस एंड पॉजिटिव यूथ अफ्रीका, ये है उनके एनजीओ का नाम। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद दिस प्राइज। ये प्राइज कब, क्यों ये प्राइज जो है वो क्यों दिया जाता है, ये प्राइज दिया जाता है फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। जो भी पर्सन, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी इनिशिएटिव है, जो भी एनजीओ इससे टूवर्ड्स काम करता है कि कैसे हम पीस इस्टेब्लिश करें, नॉन वायलेंस इस्टेब्लिश करें और टॉलरेंस को बढ़ाएं। बिकॉज अब हम ये देख रहे हैं, वी कैन सी दैट टॉलरेंस लेवल जो है ना लोगों में वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज दी लेवल ऑफ टॉलरेंस। प्लस नॉन वायलेंस की तरफ भी लोग बढ़े हैं ना। ज़रूरी नहीं कि हम अगर हम टॉलरेट, वी आर जस्ट टॉलरेटिंग द वायलेंस, इट इज़ नॉट गुड, बट you should not do the violence by your side and try to be patient। इसमें प्राइज मनी पता है कितना दिया जाता है बच्चों, इसमें प्राइज मनी दिया जाता है 1 लाख US$, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। आप इमेजिन कर सकते हो उसको करेंसी में, अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखें तो देखिए कितना अमाउंट है ये। अच्छा आपने सोचा कि इसका नाम जो है वो मदनजीत सिंह प्राइज़ क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि वो यूनेस्को के गुडविल अम्बेसडर रह चुके। ही वॉज द इंडियन आर्टिस्ट, राइटर, डिप्लोमैट, और वो जो यूनेस्को है उसके गुडविल अम्बेसडर रह चुके हैं। इसी वजह से ये जो प्राइज़ है वो दिया जाता है। So that's all for this session. I hope you guys like the session. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel.
Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs, and exam related content. Thank you, everyone. And you can also check out our Telegram channel for the latest scholarship updates also. There are very good scholarships posted there. Thank you, everyone.